हाय गाइस, दिस योर फ्रेंड सागर एंड वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। जिस तरह से वीकली मॉक टेस्ट जो हमारे चल रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा सैटरडे को जिस तरह से स्किल टेस्ट कंडक्ट किया गया था और संडे को जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट किया गया था जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो उसके बाद जो है काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया है मॉक टेस्ट में और मैं आपको बताना चाहूंगा थाउजेंड्स प्लस जो है कैंडिडेट हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है। कुछ से सबमिशन नहीं हो पाई किसी कारणवश और कुछ जो है टाइमिंग से लेट हो चुके थे जिस कारण से उनका रिजल्ट हम डिस्प्ले नहीं कर पाए। बट मैं बताना चाहूंगा 70 अराउंड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो है वेल इन टाइम 80 मिनट्स के अंदर जो है अपना पेपर सबमिट कर दिया था और उसका रिजल्ट जो है www.prepareforjobs.com की वेबसाइट में जो हमने अपडेट कर दिया था। तो आज मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट किया कंडक्ट किया गया था हमारे द्वारा जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए उसको यहाँ पे सॉल्व करते हुए बताऊंगा। 80 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर था और 80 क्वेश्चंस थे, बट उसको जो है हम मिनिमम 20 मिनट्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्टली चलते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ और आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम देते हैं सीबीटी का तो आपको किस किस तरह के जो है टफ से टफ क्वेश्चन को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे नए हैं जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब्स नोटिफिकेशंस हैं उनका अलर्ट टाइमली आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश सेक्शन जो थी वो हमारे मॉक टेस्ट की सबसे पहली सेक्शन थी जिसमें 20 मार्क्स का पेपर जो है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो 5 क्वेश्चन थे वो थे पैसेज से रिलेटेड। तो पैसेज के क्वेश्चन जो है कैंडिडेट्स पढ़ सकते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कैंडिडेट्स जिन कैंडिडेट्स ने मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं ड्यू टू एनी रीजन, या उनको पता नहीं था कि मॉक टेस्ट हो रहा है, तो वो अभी भी जो है www.prepareforjobs.com की वेबसाइट में विजिट कर दे सकते हैं। बिकॉज मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो अवेलेबल रहेगा इस सैटरडे तक, बिकॉज सैटरडे के बाद जो है न्यू मॉक टेस्ट ऐड कर दिया जाएगा इस संडे के मॉक टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे बढ़ते हैं डायरेक्टली 6th क्वेश्चन की तरफ जो कि पैसेज से हटके है। बिकॉज पैसेज अगर मैं आपको पढ़कर और उसको सॉल्व करने के लिए लगूंगा तो टाइम काफी जो है हमारा कंज्यूम हो सकता है। तो 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 6th क्वेश्चन जो है वो जंबल्ड सेंटेंसेस की तरफ से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको जो है इन डिफरेंट डिफरेंट जो आगे पीछे वर्ड्स हैं इनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होता है, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें अगर, ही वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड सो ही गॉट द प्रमोशन, तो एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो उसने काम जो है बहुत अच्छा किया था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, उसके बाद जो है उसको प्रमोशन जो है वो दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही गॉट द प्रमोशन सो ही एक्सट्रीमली वर्क। तो यहाँ पे आप देख लिए जंबल्ड सेंटेंसेस का एक रूल रहता है कि आपको सभी के सभी वर्ड्स जो हैं जो आपको दिए होंगे जंबल्ड में तो उन सबको जो है यूज करना होता है। यहाँ पे देखिए हार्ड वर्ड यूज नहीं किया गया है। उसी तरह से ही गॉट ही प्रमोशन गॉट सो ही, इस तरह के सेंटेंस जो देख लीजिए मीनिंगफुल नहीं बन पा रहा है। उसके साथ आगे बात करेंगे द प्रमोशन ही गॉट सो ही वर्कड हार्ड, तो इस तरह के भी जो है सेंटेंसेस जो है नहीं बन पा रहे हैं, पूरे के पूरे जो है जंबल्ड वर्ड का यूज नहीं किया जा रहा। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो डैश यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। देखिए मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है, शैल शुड मस्ट या कुड, क्या आंसर रहेगा इसका एग्जैक्टली। तो इसका एग्जैक्टली आंसर जो रहेगा वो रहेगा शुड। तो यहाँ पे सेंटेंस आप देख सकते हैं, पढ़कर सेंटेंस भी बन जाता है, शुड यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, fill in the blanks with suitable options given below. The town I come from is so small that you probably don't find it on a map. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेंटेंस बनाना है इन वर्ड्स को यूज करके। तो नीचे इन, एट, ऑन, विद जो है आपको दिए गए हैं, इनको यूज करते वर्ड तो इनको यूज करते हुए जो है आपको सेंटेंस को जो है मीनिंगफुल बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप इस तरह के मैप के पीछे अगर आपने कोई भी सेंटेंस देखा होगा तो ऑन अ मैप जो है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन अ मैप भी जो है वो काउंट किया जाता है, बट यहाँ पे एज पर सेंटेंस आप पढ़ें अगर तो यहाँ पे बताया गया है कि द टाउन आई कम फ्रॉम इज सो स्मॉल, जिस टाउन से जो है मैं आया हूँ वो बहुत छोटा है, दैट यू प्रोबेबली डोंट फाइंड इट ऑन, इसलिए तुम जो है उसे मैप पे नहीं ढूंढ पाओगे, तो ऑन अ मैप आएगा। तो उस तरह से 9th क्वेश्चन की अगर बात करें, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड टू गेट सच कोरियोग्राफी टू वर्क इन डैश प्लेस। देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आर्टिकल्स जो है डेफिनेटली हर एक पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है द फर्स्ट प्लेस आएगा। तो आपको यहाँ पे ना ए यूज करना है, ना एंड करना है, ना दा करना है। अगर आपको आर्टिकल्स नहीं आते हैं, अगर आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आपको पता नहीं चल रहा है आर्टिकल्स कैसे यूज करना है, तो अगर आप सेंटेंस बनाने में परफेक्ट है तो आप सेंटेंस बना के भी चेक कर सकते हैं। इन अ फर्स्ट प्लेस जो है नहीं आएगा, इन एन फर्स्ट प्लेस भी नहीं आएगा, इन द फर्स्ट प्लेस से जो है करेक्ट सेंस बनती है। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा आज ये मॉक टेस्ट जो डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, इसका मेन रीजन ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा है
कि सर मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है हमने देखकर छोड़ दिया और कुछ कुछ इंग्लिश जो है देखकर छोड़ दिया है। तो हमारा मेन मोटो जो है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसका मेन मोटो ये रहेगा कि आपकी जो कमियां हैं हमें उसको दूर करना है। जो आप अटेम्प्ट करते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे लेना देना है जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैथ्स जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने इस मॉक टेस्ट को दिया है तो वो तो अच्छे से देखेंगे, जिन्होंने नहीं दिया वो भी जो है अच्छे से देख सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर में संडे में जो है मॉक टेस्ट फिर से होगा, आप उसको जो है देख सकते हैं न्यू मॉक टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नरेशन का मैंने लेक्चर अपलोड है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें नरेशन को चेंज करना होता है। तो इसका करेक्ट जो रहेगा वो रहेगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज रेडी। तो आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस को जो है पास्ट कंटिन्यूस में जो है चेंज करना होता है। तो आप टेंसेस का लेक्चर भी जो है मेरा देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो वो रहेगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज रेडी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, शी वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। तो यहाँ पे ए एन और द फिर से आर्टिकल्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कभी भी देखिए इंजीनियर पे ई जो है वो साउंड आवाज देता है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप रूल्स देखें आर्टिकल्स के तो वहां पे जो है वॉवल्स के पीछे जो है एन का यूज किया जाता है। तो ए ई आई ओ यू आर द 5 वॉवल्स। तो यहाँ पे आपको इंजीनियर से पहले जो है ई की साउंड भी सुनाई दे रही है और यहाँ पे इंजीनियर में ई लेटर भी पहले देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एन यूज किया जाएगा। उसके साथ में अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, सागर विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर में बताया गया है कि सागर विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट। तो यहाँ पे सिंपली सागर विल तो रहना ही रहना है, से टू की जगह जो है आप टेल यूज कर सकते हैं। तो सागर विल टेल टू मी दैट ही इज माई क्लासमेट। तो यहाँ पे जो है ये इस तरह का सेंटेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में अगर बात करें आगे फर्दर, क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डैश यू प्लीज ब्रिंग मी माई नोटबुक। तो यहाँ पे जो है आपको मॉडल यूज करना, तो यहाँ पे आएगा कुड यू प्लीज ब्रिंग मी माई नोटबुक। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो की गई है। उसी तरह से आगे आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन अलर्ट। तो अलर्ट का सिनोनियम जो है आपको देना है। मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं वहां पे भी उनको जो है डाउट हो रहा था कि एनर्जेटिक है या वॉचफुल है। बेसिकली जो आंसर की थी उसमें मेरे से गलती से एनर्जेटिक जो है बी लिखने हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो वॉचफुल रहेगा, बिकॉज एनर्जेटिक की अगर बात की जाए तो पावरफुल से रिलेटेड वर्ड जो कहलाता है, और अलर्ट की बात की जाए तो होशियार होने के लिए जो है कहा जाता है। जिस तरह से अगर मैं आपको कहूं अलर्ट रहें, गाड़ी आएगी अभी, तो उसको आपने तो आप क्या करेंगे, उसको वॉच करते रहेंगे कि क्या सच में गाड़ी आएगी या नहीं आएगी, सर ने कहा है गाड़ी आएगी नहीं आएगी। तो इस तरह के जो है वर्ड्स वो आपको जो है बिल्कुल मिलता जुलता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अटेंटिव भी जो है वो इसका अपोजिट वर्ड रहेगा, बट हमें यहाँ पे सिनोनियम बताना है। उस तरह से बैरन आगे जो है इसका एंटोनियम वर्ड बताना, तो बैरन का एंटोनियम वर्ड जो रहता है वो रहता है फर्टाइल। उसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, द पुलिस कैच द थीफ डैश द कॉर्नर एट ऑफ कैस्केड एंड प्लम स्ट्रीट। तो यहाँ पे आपको लिखना है एट द कॉर्नर ऑफ द कैस्केड, क्योंकि ये बता रहा है कि उस जगह पे जो है किया गया था, ना कि बता रहा उस जगह पे। अगर पे बताया होता तो इन करना होता है, तो यहाँ पे जो है एट लगेगा, एट द कॉर्नर की वहां पे, क्योंकि वो प्रेजेंट अभी जो नहीं चल रहा, ये हो चुका है। तो ये होने के बाद की जो है स्टोरी सुनाई जा रही है कि पुलिस ने जो है कैच किया थीफ को उस कॉर्नर में। उसी तरह से आगे जो है क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, द चाइल्ड रिस्पॉन्डेड टू हिज मदर डिमांड्स डैश थ्रोइंग अ टेंट्रम। तो जो बच्चा है उसने रिस्पॉन्ड किया अपनी माँ को, डिमांड किया उसने बाय थ्रोइंग अ टेंट्रम। तो इसका करेक्ट आंसर जो देखिए ऑप्शन मेरे मुंह से ही निकल चुका है यहाँ पे, तो बाय जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस सेंटेंस का। आप सेंटेंसेस बना के देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्यूरी आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। उस तरह से अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, योगेश विल पास द मैसेज। तो यहाँ पे आपको इसको जो है करेक्ट बनाकर लिखना है। तो इसको देख सकते हैं पैसिव एक्टिव पैसिव की तरफ से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो वो रहेगा योगेश विल, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि योगेश विल पास द मैसेज। तो यहाँ पे पहला अगर ऑप्शन देखें तो मैसेज विल पास्ड बाय योगेश। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें, द मैसेज वुड बी पास्ड बाय योगेश। यहाँ पे जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा द मैसेज विल बी पास्ड बाय योगेश। तो द मैसेज विल बी पास बाय योगेश ये भी ठीक नहीं है, द मैसेज विल पास बाय योगेश। तो इस क्वेश्चन का जो है चारों ऑप्शनों में से जो है आंसर नहीं रहेगा। होप्सफुली की गलती से जो है मुझसे जो ऑप्शन नहीं ऐड हो पाया हुआ एग्जैक्ट आंसर, बट एग्जैक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा योगेश विल बी पास्ड, द मैसेज विल बी पास्ड बाय योगेश, बिकॉज वर्ड की थर्ड फॉर्म जो है यूज की जाती है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा एक्टिव से पैसिव जब आप आते हैं, और साथ में
जब विल लगा हो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की माफ कीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए तो आपको जो है इसको कन्वर्ट करना होता है सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे आपको जो है विल भी यूज करना है और साथ ही में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो इसका करेक्ट जो रहेगा वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट रहेगा द मैसेज विल बी पास्ड बाय जोगेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन की बात की जाए 19th क्वेश्चन है रमन वॉज डैश बाय द इंग्लिश किंग। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि नाइटेड नहीं आएगा, नाइट भी कोई वर्ड नहीं है, नाइटेड जो है इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है 19th का आंसर रहेगा। 20 की बात करेंगे, आई डोंट थिंक आई हैव एवर डैश ऑन दैट सोफा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आपने मेरी टेंसेस की वीडियो देख रही है तो आपको सबसे पहले यहाँ देखने को मिल जाएगा हैव वर्ड यूज किया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है तो इसके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो सिट देखिए फर्स्ट फॉर्म है, सैट सेकंड और थर्ड फॉर्म कहलाती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर बात की जाए तो फर्स्ट फॉर्म रहती है सिट, सेकंड रहती है सैट और थर्ड रहती है सैट। तो सिटिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है, तो द आंसर जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सैट। तो 20 का जो है सी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसी के साथ में आगे कंप्यूटर सेक्शन है जो 20 मार्क्स की पूछी जाएगी यूनियन स्टैंड एग्जाम में, उसके क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर। तो क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर जो हम कैसे जो है चेक करते हैं, तो गलती से जो है मैंने मॉर्निंग में इसका ऑप्शन जो है वो सी क्लिक कर दिया था। बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन इज डॉट्स पर इंचेस, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। उसके साथ में सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर रिलायबल बट दे डोंट हैव। देखिए कंप्यूटर जो है वो फास्ट भी होता है, पावरफुल भी होता है, चीप भी होता है, यानी तीन ऑप्शंस जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि फास्ट तो होता ही ऑब्वियस है कि हमसे बेटर थिंकिंग जो है स्पीड वर्क कर सकता है, पावरफुल भी ऑब्वियसली होता है। अगर चीप की बात की जाए तो चीप भी सस्ता भी है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, बट सेल्फ थिंकिंग जो है वो कंप्यूटर में नहीं होती है। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लेमैन पर्सन रहेगा जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है उसके लिए जो है रहेगा कि कंप्यूटर खुद वर्क कर रहा है तो उसको सेल्फ थिंकिंग है, बट एक्चुअल में जो है कंप्यूटर को सेल्फ थिंकिंग नहीं होती है। बाय प्रोजेक्टिंग बाय इंसर्टिंग द कोडिंग इनसाइड इट, तो उसकी जो कोडिंग जो उसकी बैकग्राउंड में की जाती है उससे बताया जाता है उसको कि आपको ऐसे रिएक्शन करने में कैसा करना है। तो फिलहाल ये तो रहे एमसीए के टॉपिक्स, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट कंप्यूटर जो है वो खुद सोच नहीं सकता है। अगर रोबोटिक्स की यहाँ पे मैं बात कर लूं, बिकॉज थोड़ा सा कंसेप्ट छेड़ लिया तो अच्छे से डीपली बताने की कोशिश करूंगा। तो रोबोटिक्स की अगर बात की जाए तो वो भी जो है आपसे सीखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद हर चीज का रिप्लाई करते हैं। आप अपने मोबाइल फोन्स में देख सकते हैं रोबोटिक साइकिल हमारे फोन पे। अगर बात करें आईफोन की आईओएस सॉफ्टवेयर की तो वहां पे जो है सीरी यूज किया जाता है। आपके एंड्रॉइड फोन है तो वहां पे आपको जो है गूगल जो है वॉइस की अकॉर्डिंगली जो है आप उसको यूज करते हैं। तो दिस ऑल आर द थिंग्स कि जो कंप्यूटर जो है वो सेल्फ थिंकिंग नहीं करता, वो आपकी कही गई चीजों से ही सीखकर जो है प्रोजेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, अगर डैश इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ आती है जो मशीनरी लैंग्वेज होती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। मशीन लैंग्वेज वो होती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, 0 मीन ऑन और 1 मीन्स ऑफ। तो फर्दर जो है इसको डीपली डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, डैश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है कहा जाता है सॉफ्टवेयर, ये समझ लीजिएगा, बी पार्ट करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कैंडिडेट सोचते हैं कि प्रिंटर आउटपुट है तो स्कैनर भी आउटपुट होगा, बट स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है, इस चीज का जो है ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, डैश इज द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ऑल द अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारी कंप्यूटर की विंडो होती है, वो जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं उसको जो है उसको कंट्रोल करती है और साथ ही में जो है अलो करती है जो भी उनके पर्टिकुलर टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने के। तो ऑप्शन सी जो है वो आंसर रहेगा यहाँ पे। 7th क्वेश्चन की बात करेंगे, रोम की जो है एब्रिविएशन पूछी गई है, तो रीड ओनली मेमोरी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, मेमोरी दैट टेम्परेली स्टोर डेटा एंड दैट कैन बी इरेज्ड एंड चेंज्ड इज नोन एज। वो मेमोरी जो टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है और इरेज कर देती है कुछ देर बाद, उसको ओब्वियसली कहते हैं रैम। और रैम जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है, देख सकते हैं आप उसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे कि एक्सेल का यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हम इक्वल्स टू वर्ड नहीं यूज करते किसी फॉर्मूला लगाने के लिए, जो एक्सेल के किसी कॉलम में और कुछ लिख लेते हैं तो उसको क्या कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम विदाउट सिंबल इक्वल्स टू किसी भी चीज को एक्सेल में लिखते हैं तो उसको जो है एज अ टेक्स्ट जो है एक्सेल कंसीडर करता है। और मैं आपको एक्सेल की बात पे आ चुके हैं तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेल से पूछा जा सकता है कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को क्या कहते हैं, तो उसको सेल कहते हैं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ सेंट्रल सर्वर यूजिंग केबल्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेज इज नोन एज नेटवर्क। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर नेटवर्क रहेगा।
उसी के साथ में बात करेंगे 11th की, वेब एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई वेबसाइट ऑन वेब। यस, वेबसाइट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, तो आपको देखना है नीचे जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सी चीज है जो अलग है, यानी कौन सी चीज है जो ऑड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएस वर्ड ओके, एमएस एक्सेल ओके, एमएस पावर पॉइंट, यानी पहले तीन ऑप्शन जो है एमएस ऑफिस की टाइप्स है अंदर। तो अगर बात करें विंडोज की, तो विंडोज जो है उसका एमएस ऑफिस के साथ जो है इतना ज्यादा कुछ भी कंपैरिजन, यानी एमएस ऑफिस की बात करें तो पहले तीन जो है टाइप्स एमएस ऑफिस की दिखती है और जो फोर्थ वन है वो एमएस ऑफिस की कोई टाइप नहीं है। तो विंडो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 13 की, वायरस स्टैंड्स फॉर, देखिए यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी गलती हो चुकी है मुझसे कि यहाँ पे जो एग्जैक्टली एब्रीविएशन रहती है वायरस की वो रहती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज पहला ऑप्शन नहीं है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर सेज नहीं है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर सीज गलत है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर सीज तो सेम हो चुका है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, डैश इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क विच इज इन विच वन सेंट्रलाइज्ड पावरफुल कंप्यूटर इज अ हब टू विच मैनी लेस पावरफुल पर्सनल एंड कंप्यूटर वर्कस्टेशन आर कनेक्टेड, द क्लाइंट रन प्रोग्राम्स आर एक्सेस्ड डेटा थ्रू दैट स्टोर्ड ऑन द सर्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो माफ कीजिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा, बिकॉज अगर बात करें कि इन्होंने पूछा गया है यहाँ पे कि उसको क्या कहते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें वन सेंट्रलाइज्ड हब या फिर कोई सेंट्रलाइज्ड पावरफुल कंप्यूटर जो है उसके साथ अदर्स कंप्यूटर जो है लिंक्ड होते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरनेट। तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनायक जो है ENIAC स्टैंड्स फॉर, तो ये करेक्ट आंसर जो इसका रहता है वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज वो ऑप्शन जो है गलती से छूट चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन सेम नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन जो है ये जो है करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में आगे देखें, अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है मेमोरी से पूछा गया है 1 TB इज इक्वल टू हाउ मच GB, तो यहाँ पे जो है आपको इस चीज का जो है ध्यान देना है कि 1 TB जो है वो कितने GB होती है। तो 1024 GB के कॉम्बिनेशन के साथ जो है 1 TB बनती है, देन 1024 TB के साथ 1 PB बनती है, देन 1024 TB के साथ PB के साथ 1 एक्साबाइट बनता है, पीटाबाइट, जीटाबाइट, इस तरह से जो है आगे मेमोरीज के जो है यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मेरी वीडियो में जो है यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज जेकेएसएसबी हर बार जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में डालती है। उसके साथ में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट इन MS वर्ड। तो कट MS वर्ड में शॉर्टकट की जो है कट की रहती है वो रहती है Ctrl+X। तो अगले क्वेश्चन में अगर डिस्कस करें, विच कंप्यूटर जनरेशन यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा जो है कंप्यूटर जनरेशन, टोटल 5 होती हैं, 5 में से कौन सी जनरेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करती है, तो वो करेक्ट आंसर है 5th जनरेशन यानी कि डी ऑप्शन। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन। CPU की अगर बात करें तो CPU को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ALU और CU में। CU जो है कंट्रोल करता है जितने यूनिट्स रहते हैं और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन रहती है उसको जो है उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है और उसको परफॉर्म करता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ऑप्शन 1। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, हाइब्रिड कंप्यूटर। जी हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं डिजिटल कंप्यूटर ये होता है, एनालॉग कंप्यूटर ये होता है, और एक ही है जो सबसे आसान रहता है वो रहता है हाइब्रिड कंप्यूटर बिकॉज ये कॉम्बिनेशन जो होता है डिजिटल और एनालॉग होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगले सेक्शन की बात करें तो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो कि 20 नंबर की आएगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर आप देखें, क्वेश्चन देखें, इफ अर्थ इज रिटन एज 41590, पेल इज रिटन एज दिस, व्हाट इज द कोड ऑफ पीएल। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पी का क्या ऑप्शन है, पी को 2 किया, 2 से रिप्रेजेंट किया, ओके फाइन। उसके बाद देखिए ई किससे रिप्रेजेंट किया, ई रिप्रेजेंट किया 4 से, तो 2 4 यानी कि ये 2 ऑप्शन पहले वाले निगलेक्ट करिए, अगले वाले 2 क्वेश्चनों में फोकस करिए। ए यानी 5, ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख लीजिए 2 4 1 5 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात करें हम फर्दर अगले क्वेश्चन की, इन द सैटर्न लैंग्वेज इफ स्टिक इज रिटन एज RSHB, ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिक, देखिए जो स्टिक को उसको रिप्रेजेंट किया गया है RSG, यानी अगर आप देखें तो एक एक लेटर जो है माइनस में गया है।
RS, यानी कि इस तरह B यानी A क्लिक करना है तो A यहाँ पे सब में है। उसकी तरह से सेकंड देखेंगे, S के बाद T आया है तो N के बाद जो है MNOP, यहाँ पे N जो है वो सेकंड ऑप्शन रहेगा, तो दो ऑप्शन हो गए हमारे। उसके बाद देखिए H के बाद I आया है तो यहाँ पे W के बाद क्या पहले क्या आएगा वो आपको देखना है। यहाँ पे V आता है तो V ऑप्शन, यहाँ पे देखिए तीनों अभी तक चारों ऑप्शन जो हमारे चल रहे हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखते हैं C, तो B के बाद C आता है तो यहाँ पे L पूछा गया है, तो L जो है आपको देखना है किसके बाद आता है, तो K के बाद आता है, तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी के बाद देखिए यहाँ पे B के बाद जो है C आता है, यहाँ पे E के पहले क्या आता है वो पूछा गया है, तो डी जो है वो पहले आता है, तो यहाँ पे जो है आपको इस तरह का दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो आप लास्ट देख लीजिए आर से पहले क्या आता है, क्यू जो है ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसी के साथ में आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड, इफ n कैन बी कोडेड एट 42, तो n देखिए n काउंट करिए, टोटल 26 जो है वो हमारे पास अल्फाबेट्स रहते हैं, और n जो है वो कौन से नंबर में आता है, n जो है हमारा 14th रैंक में आता है, तो 14 को मल्टीप्लाई करिए 3 से 42। लॉजिक देख लीजिएगा किस तरह का लॉजिक रखा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। 14 को मल्टीप्लाई किया 3 से 42 बना, तो h को मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो h बनेगा, h का जो है एग्जैक्टली 8 रहता है, तो 8 8 16 8 24 यानी 24। और P की अगर बात करें तो कितना रहता है, 16 दूने 32 16 48, तो ऑप्शन बी है जो वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट टर्म पूछी गई है B C D E F, यानी एक एक लेटर को जो है छोड़ के किया गया है, तो F के बाद D E F G H H ऑप्शन, H I J J ऑप्शन, K L M सॉरी यहाँ पे जो थर्ड देखा G H I, तो K L M, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको M का ऑप्शन ढूंढना है, यहाँ पे J ऑप्शन जो है D ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए। उस तरह से आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में 18 28, यहाँ पे देखिए 10 का गैप, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 14 का, यहाँ 16 पे, और यहाँ पे 18 70 और 18 88 88 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट रहेगा। उस तरह से अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, इफ ईस्ट इज रिप्लेस्ड, देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके यहाँ पे पेंट खोल देता हूँ एक बार, मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली चले जाए। देखिए सॉरी, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जे जे आपका रहा नॉर्थ, जे आपका रहा साउथ, जे आपका रहा वेस्ट, और जे आपका रहा ईस्ट। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में जो है पूछा जा सकता है, तो इस पे जो है थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा गया है कि ईस्ट को अगर हम वेस्ट के साथ रिप्लेस कर दें, यानी कि अगर इस चीज को हम इस चीज को हम रिप्लेस कर दें वेस्ट के साथ, यानी अब आपकी जो नई फिगर बन जाएगी, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट और यहाँ पे आ जाएगा वो वेस्ट, रिप्लेस हो चुके हैं दोनों। और उसके बाद बोला गया है देन साउथ ईस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय, तो साउथ ईस्ट जो है हमारा, जो पहले वाला साउथ ईस्ट था, यानी कि ये रहा आपका साउथ और ये रहा आपका ईस्ट, यानी जे एरिया किसके साथ रिप्लेस, माफ कीजिए साउथ ईस्ट आपका जो है जे रहेगा, जे एरिया किसके साथ रिप्लेस रहेगा, तो वो आपको जो है करेक्ट यहाँ पे जब जे रिटर्न हो चुका है तो साउथ वेस्ट के साथ जो है उसका रिप्लेसमेंट जो है की जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो माफ कीजिए नॉर्थ वेस्ट के साथ रहेगा, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नॉर्थ वेस्ट, ए पार्ट। उसी तरह से आप देख पाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7, इंट्रोड्यूसिंग सचिन अ वुमन सेड दैट सचिन वाइफ इज द ओनली गर्ल, तो यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि एक सचिन कोई लड़का है, उससे कोई जो है वो सचिन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक जो है वुमेन कहती है कि सचिन वाइफ इज द ओनली गर्ल, सचिन की जो वाइफ है यानी उसकी पत्नी है वो सिर्फ लड़की मतलब एक लड़की है, गर्ल चाइल्ड है किसकी, उसके फादर की। तो बताइए सचिन जो है वो किससे रिलेट करेगा, यानी कि सचिन की वाइफ ही जो है वो कह रही है कि सचिन की जो वाइफ है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मतलब कि एक ही लड़की है उसके फादर की। तो बताइए सचिन जो है वो उसका क्या लगेगा, सचिन जो है उसका वो लगेगा हस्बैंड। तो आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अ मैन गोज टू मुंबई फ्रॉम पुणे, एक आदमी जो है वो मुंबई जाता है पुणे से एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 4 घंटे में जाता है और रिटर्न करता है पुणे से 6 घंटे में, यानी कि उसने डिस्टेंस कितने बार कवर किया, 2 टाइम डिस्टेंस कवर किया। तो डी हमारा क्या हो गया, 2D हो गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन जो है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को ऐसे करके भी जो है कैंडिडेट्स करते हैं, बट मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको। यानी 2 बार डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 और 6 है, इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपली आपको याद रहेगा। तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी 10 डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी।
माफ कीजिए, यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए 4 किलोमीटर जो है उसने जाते हुए डिस्टेंस कवर किया और आते हुए किया 6 किलोमीटर, तो 1/6 करके कर लीजिए। और 1/6 करके अगर आप करते हैं जो बनेगा आपका 1/6, और दूसरा डिस्टेंस जो किया वो किया 1/4। तो यहाँ पे आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 6 10/24 आ जाता है, जो कि आपकी वैल्यू बच जाती है 1/2.4। 2.4 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास 2d है क्योंकि 2 टाइम डिस्टेंस कवर किया, 2d इज इक्वल्स टू 1/24। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप अगर d को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे आप 2 ले जाते हैं तो वो बन जाएगा 1/2.4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4.8। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 4.8। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक बार कि किस तरह से जो है पूछा गया है 4.8 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए बिल्कुल आसानी से समझिएगा इस क्वेश्चन को। वर 200, तो यहाँ पे देखिए एक वनडे मैच पे, वनडे क्रिकेट मैच पे जो टोटल रन जो है टीम ने बनाए हैं वो 200 बनाए हैं। आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स, जिसमें से 160 रन जो हैं वो स्पिनर्स द्वारा बनाए गए, यानी कि अगर 100% देखी जाए तो 200 रहेगी, और 160 जो है 80% रहेगा टोटल मार्क्स का। तो 80% यहाँ पे कंक्लूजन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन रहेगा 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। ऑब्वियसली कि यहाँ पे बताया गया 160 रन जो है स्पिनर द्वारा बनाया गया, तो जो आपकी कंक्लूजन की वन स्टेटमेंट है वो ट्रू कहलाएगी। द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, तो ओपनिंग बैट्समैन है जो, क्या वो स्पिनर है? तो यहाँ पे बताया गया इन वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय टीम वर 200, आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट ट्रू? ऑब्वियसली कि स्पिनर्स भी बताया गया है और 160 रन्स भी बताए गए हैं, तो सेकंड जो है पहली कंडीशन आपकी करेक्ट हो जाती है, बिकॉज 80% जो है स्कोर मारे गए हैं, यानी कि 80% स्कोर जो है स्पिनर्स द्वारा मारे गए हैं यहाँ बताया गया है, और ओपनिंग बैट्समैन जो थे वो स्पिनर्स थे। तो दोनों की कंडीशंस जो है यहाँ पे फॉलो करेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा बहुत फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, व्हिच फिगर इज नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस, तो कौन सी फिगर जो है सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रही है? आप देखिए फर्स्ट फिगर में जो है, ये तो आपको रैंडमली फिगर दी है, इसको देखकर आपने फर्दर फिगर्स देखनी है। तो इसमें देखिए फॉलो कर रहा है, बिकॉज साथ वाली जो आपकी कॉलम्स है उस पे जो है क्लिक किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए साथ वाले पे जो है बिल्कुल चल रहे हैं, यहाँ पे भी पॉइंट्स आपको साथ वाले पे चलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पैरेलल चलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ जो है एडजॉइनिंग नहीं चल रहे हैं। तो जो सी फिगर है वो यहाँ पे थोड़ी सी ऑड है। अगर डी की बात करें तो डी भी जो है वो बिल्कुल एडजॉइनिंग पॉइंट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, यानी कि थर्ड फिगर जो है गलत है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट रहेगा। सेकंड 11th क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर ऑड नंबर्स, अगर पी और क्यू जो है दोनों ऑड नंबर है, यानी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, बिकॉज सुबह इसमें मेरे जो है कुछ कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो चुके थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन, माइनस पी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बिकॉज वैल्यू नहीं दी गई है। माइनस पी और माइनस क्यू, अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, माइनस पी एंड क्यू आर बोथ आर ऑड नंबर्स, यानी कि अगर इवन ऑड पे मत लीजिए, ये बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन थी। इसमें होना था इफ पी एंड क्यू आर नेगेटिव नंबर्स देन विच ऑफ दीज इज पॉजिटिव, इवन की जगह पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन जो है चेंज करवा दिया था, सुबह बता दिया था मॉर्निंग में स्टूडेंट्स को। तो माइनस पी माइनस क्यू, तो अगर आप मैथमेटिकली देखें तो माइनस माइनस प्लस किया जाता है, तो माइनस पी प्लस क्यू बन जाता है। तो क्यू जो है हमारी वो पॉजिटिव फिगर रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहना था वो क्यू रहना था। बट यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स की भी गलती नहीं है, बिकॉज ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में रहा था। तो कैंडिडेट्स ने जो है ऑड नंबर की, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात करूं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैंडिडेट ने क्या करना चाहिए था, उन्होंने पी और क्यू में कुछ वैल्यू पुट करनी थी। पी को जो है ऑड वैल्यू दे सकते थे, जैसे 1 वैल्यू पी को दे दीजिए और क्यू को इवन वैल्यू दे दीजिए, और उसके बाद आपको बतानी थी कि इवन वैल्यू जो है वो किसकी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इफ पी एंड क्यू बोथ क्यू आर ऑड नंबर्स, अगर दोनों के दोनों ऑड नंबर, यानी कि इसको भी जो है 1 और 3 ले लीजिए, इवन मत लीजिए। तो यहाँ पे जो है देन विच ऑफ दीज इज इवन, तो अगर आप इसको जो है सपोज कर लीजिए, अगर आप प्लस भी करते हैं 3 + 1 4 आ जाएगा, तो पी क्यू भी आपकी इवन वैल्यू बन जाती है। उसी तरह से अगर बात करें इनमें से दोनों में से एक करना होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो 1 - 3 तो जे भी -2 बन जाएगा, इवन नहीं बनेगा, यानी पी माइनस क्यू जो है आप नहीं कर सकते। अगर माइनस पी और साथ में माइनस क्यू दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, तो -1 - 3 जो है इक्वेशंस बनती है, जो बन जाएगी -4, तब भी जो आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस में थोड़ी सी करेक्शन की गई है। यहाँ पे ऑड की जगह जो है वो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आने थे और यहाँ पे जो है पॉजिटिव आने थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस जो है गलत, एक दो गलत हुए हैं बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द रेशियो 5:20 एक्सप्रेस्ड एज परसेंट इक्वल्स टू, देखिए 5:20 जो है वो क्या परसेंटेज रहेगी? तो कुछ नहीं करना है आपको, 5/20 इंटू 100 करिए। 5/20 इंटू 100 जैसे ही करेंगे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, बिकॉज 5/20 अगर आप करते हैं तो वो क्वेश्चन क्या बन जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए। 5/20 करेंगे अगर आप, तो वो बन जाती है
5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो इंटू 100। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब 1/4 को आप 100 के साथ करेंगे तो वो बन जाएगा 25। तो 25 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मेरे पास बेसिकली डिजिटल पेन नहीं है, इस कारण से जो है मैं आपको पेंट में अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ, होपफुली आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, फाइंड द एवरेजेस ऑफ दिस नंबर। देखिए नंबर दे दिए गए हैं, अब इस चीज को जो है मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। इन सभी नंबर्स को जो है ऐड करना है और डिवाइड कर लीजिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बिकॉज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबने पढ़ रखी है। 1 2 3 4 5 एवरेज निकालनी सबको आती है। इन सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए, डिवाइड 5 से कर लीजिए, जो वैल्यू होगी वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसके साथ में आगे वो आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग अ वॉच। एक आदमी ने जो है अपनी घड़ी बेची है 1140 की, उसमें उसको 5% लॉस हुआ है, और पूछा गया एट व्हाट प्राइस शुड ही द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5%। तो किस प्राइस में जो है घड़ी बेचता है उसको 5% जो है फायदा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो घड़ी जो है वो 5% लॉस पे बिकी है। जो आमतौर में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला रहता है वो रहता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, जिसको हम जो है कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें जानना है, तो हमें जो है 100 डिवाइडेड बाय जो हमें लॉस यानी कि कितने में सेलिंग की गई है 100 माइनस 5 यानी 5% लॉस हुआ है तो 95 बन जाएगा। एक इक्वेशन जो है वो मैं एडवांस में करके बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो 100 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 1140 करेंगे तो आपका जो है कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इस चीज को कर लीजिएगा, जो आपका ये वैल्यू बनेगी वो आपकी होगी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो अब आपको जो है सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस उन्होंने 5% प्रॉफिट में बोला है, तो 105% हो जाएगा। 105 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1200 जो आपका कॉस्ट प्राइस है, 1200 कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 1260 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1260। मेरे पास जिसमें बेसिकली डिजिटल पेन नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस कारण से जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी पेंट में देखते। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा 1260। आप इसको कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। 100 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 1140 करिएगा तो 1200 आता है। और आपको जो है सेलिंग प्राइस के लिए क्या करना है, 105 इसलिए आया बिकॉज 5% प्रॉफिट के साथ देखना है आपको। तो 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस आप करेंगे, जो आपको यहाँ पे निकाला है 1200, तो आपका जो है 1260 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5% फायदे में। अगर आपको यहाँ पे 10% फायदा पूछा होता तो यहाँ पे 105 की जगह आपको जो है 110 करना था। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पूछा गया है, इफ ए एंड बी कैन वर्क अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर। अगर ए और बी जो है वो कंप्लीट करते हैं कोई काम 15 दिनों में और बी उस काम को अकेले कर देता है 20 दिनों में, तो बताइए कितने दिन लगेंगे ए को अकेले उस सेम काम को करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 2-3 मेथड रहते हैं इस तरह के वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को जो है निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑलरेडी निकाल के आपके लिए पीडीएफ बनाकर यहाँ रखी है, बिकॉज मेरे पास जो है पेन नहीं है डिजिटल जिस तरह मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर 15 दिनों में काम कर रहे हैं। बी जो है अकेले जो है माफ कीजिए, यहाँ पे बी अकेले जो है वो काम कर रहा है 20 दिनों में। सॉरी, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया, तो यहाँ पे 20 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 30 रहता है तो यहाँ पे 30 जो है वो इसका एलसीएम निकल जाता है। शॉर्टकट तरीका होता है करने का, इसमें एलसीएम निकालना होता है। जो ए एंड बी दोनों वर्क कर रहे हैं और बी अकेला कर रहे हैं, दोनों का जो है लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो यहाँ पे सॉरी 30 नहीं है 20 है। तो यहाँ पे देखिए 15 और 20 का जो है अगर आप बात करें 20 को लेकर चलिए, क्योंकि 20 को अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई 2 से 40 बन जाता है और 15 का जो है मल्टीपल 40 नहीं होता है। तो 20 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 60 बनता है और 15 को 4 से करते हैं 60 बनता है। तो यानी कि 4:3 में, यानी कि एक दिन जो है ए और बी जो है इकट्ठे एक दिन में अगर बात करें तो चार टाइम वर्क करते हैं और बी जो है वो अकेले पूरे दिन में 3 टाइम वर्क करता है। तो ए और अगर ए की बात की जाए तो 4 - 3 = 1 बनेगा। और अगर यहाँ पे आप देखें, जो तो मैंने आपको 1 डे का बताया, बट आपको जो है बताना है कि बी माफ कीजिए ए जो अकेले कितने दिन में काम कर लेगा। तो आप सिर्फ इतना जो है ये सामने आपको दिया गया है, इस चीज को आपने देखना है कि ए और बी 15 दिनों में काम कर रहे हैं, बी जो है वो 20 दिनों में काम कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम जो है 60 निकलेगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और 16 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये शॉर्टकट मेथड 1 रहता है। और मेथड सेकंड भी आप एक बार देख लीजिएगा, ए प्लस बी कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ए और बी ने जो है कंप्लीट किया है 15 दिनों में। ए अकेला जो है 1/15 में करेगा और बी जो है अकेला माफ कीजिए ए और बी जो है एक दिन का काम जो है 1/15 में करेंगे, क्योंकि 100% काम जो है 15 डेज में हुआ है। तो 1% जो एक दिन का काम जो होगा 1/15 में होगा। उस तरह से बी जो है वो 1/20 में करेगा। तो देन ए जो है वो कैसे करेगा, 1/15 इंटू -1/20, क्योंकि 1/15 जो है इन दोनों का काम है, बी के अकेले का जो है 1/20 है। तो इन दोनों का जो है आपको इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है और जो करेक्ट आंसर जो है आपके सामने आ जाता है। तो 60 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
देखिए अगर आपको मेथड नहीं समझ आएगा तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, मैं आपको कॉपी में वीडियो बनाकर समझा दूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी का भी मेथड ना समझ आए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, अजय एंड राज कोई दो बंदे हैं जिन्होंने क्या किया है कि उनके पास जो है 1050 रुपए हैं, और उसके बाद क्या होता है कि अजय जो है वो अजय से जो है 150 रुपए जो है वो राज ले लेता है, तो उसके बाद जो है अजय विल हैव सेम अमाउंट एज व्हाट राज हैड अर्लियर। देखिए अजय और राज दो बंदे हैं जिनके पास 1050 रुपए हैं, और ऑन टेकिंग रुपीज 150 फ्रॉम अजय, अजय से 150 रुपया लेने के बाद अजय के पास जो है उतना अमाउंट रहता है जितना जो है राज का सबसे पहले होता था, यानी 150 लेने से पहले। इन दोनों की पार्टनरशिप से जो है 150 बना है, जिसमें से 150 निकल चुका है, और 150 निकलने के बाद जो अजय के पास अमाउंट है वो अमाउंट राज का जो है वो पहले था जब उसने 150 नहीं लिया था। तो बताइए रेशियो जो है अमाउंट की किस तरह से, यानी कि अजय का शेयर यहाँ पे 150 में कितना है, 1050 में, और उसी में राज का जो है 1050 में कितना है। तो इसको भी जो है मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे अजय और राज का दोनों का 1050 है, और अजय से जो है 150 राज ने जो है वो ले लिए हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को अगर हम देखें तो a माइनस आर यहाँ पे आ जाएगा, और 150 जो है वो पार्ट इक्वेशन को सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना दी है, ऐड किए दोनों इक्वेशंस में, a और a जो है 2a बन जाएंगे, r माइनस आर और प्लस आर जो है कट जाएंगे, 1050 और 50 को जो है जब आप ऐड करते हैं तो 1200 बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1200, जे वाला 2 यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा 600 जो है इनिशियल अमाउंट था अजय के पास। तो अब जो है आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट 1050 था, 1050 से जब आप 600 निकाल देंगे तो राज का अमाउंट बच जाएगा 450, और अजय और राज को अगर आप रेशियो में चेक करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाय 450 विच इज इक्वल टू 4:3। तो 4:3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी अजय के पास जो है वो 600 था और राज के पास जो था वो 450 था, तो कुल मिला के 1050 जो है वो अमाउंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करें, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ अ टाइप पी क्यू आर कोई आर्टिकल्स है, उनका प्राइस जो है वो 300, 180 और 120 रहेगा, जिसमें सुरेश जो है उसने आर्टिकल बाय किए हैं, और जो आर्टिकल्स बाय किए हैं वो 3:2:3 पे किए हैं, यानी कि पी 3 बार लिया है, क्यू 2 बार लिया है, और आर जो है वो 3 बार लिया है, और अमाउंट जो पे किया है वो किया है 6480 रुपए। तो अब आपने बताना है यहाँ पे कि कौन सा आर्टिकल है, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ टाइप क्यू डिड ही परचेज, तो किस तरह कितने आर्टिकल्स क्यू हैं जो उसने परचेज किए हैं। तो सबसे पहले इसको भी सॉल्व कर रखा है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्टिकल्स पी क्यू आर 3 आर्टिकल्स हैं, पी का रेट 300, क्यू का 180, आर का 120 एज पर क्वेश्चन जो दिया गया था। आर्टिकल बाइंग रेशियो 3:2:3 इन 6480 जे भी क्वेश्चन में दिया गया था। अब आप क्या करिए, कॉमन फैक्टर ले लीजिए, बिकॉज रेशियो है यहाँ पे, तो रेशियो को जो है आपको डिटरमाइन करना है। तो कॉमन फैक्टर मैंने ले लिया यहाँ पे x, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 300 को 3 से करिए, 180 को 2 से करिए, और 120 को इतने को से करिए। तो फिगर जो है आपके पास 300 इंटू 3 900, 180 इंटू 2 360, और 120 इंटू 3 360 बनेगा। तो x साथ में है, तो इनको जो है अब ऐड कर लीजिए, 900 360 और 360 को ऐड करेंगे तो 1620 बन जाएगा। 1620 x इज इक्वल टू 6480, x इज इक्वल टू 6480 डिवाइडेड बाय 1620 विच इज इक्वल टू 4। तो x का जो है आंसर रहेगा 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी माफ कीजिए, यहाँ पे जो है एक आंसर जो है वो सही नहीं लगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4 रहेगा। यहाँ पे गलती से आई थिंक 14 हो गया होगा। तो उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 18th, 50% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 50 इज इक्वल्स टू अ नंबर, देन 50% कोई नंबर है अगर, उस नंबर को जब आप जो है उसका 50% करते हैं तो वो नंबर जो है किसके इक्वल रहेगा। तो ये भी जो है सॉल्व किया है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% प्लस 50 इज इक्वल्स टू कोई नंबर बनेगा जो यहाँ पे एज पर क्वेश्चन बताया गया है। 50 इंटू नंबर बाय 100, नंबर बाय 100 इसलिए किया गया है कि अगर नंबर जो है सपोज 5 है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 करेंगे तो टर्म वही बन जाएगी नंबर बाय 2। बिकॉज आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी मैंने बताया, यहाँ देख सकते हैं 50 को जो है अगर परसेंट में चेंज किया है मैंने, तो नंबर अगर सपोज कर लीजिए x है तो 50x डिवाइडेड बाय 100 तो वही बन जाता है x/2, क्योंकि 51 जो 50 और 52 जो 100 बन जाएगा। तो x/2 इज इक्वल टू उसका आधा, तो आधा यानी कि 50%। तो 50% प्लस 50 इज इक्वल टू नंबर बनेगा, तो नंबर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 50 इज इक्वल टू नंबर, जे इक्वेशन बनेगी। तो नंबर डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, और 150 को जो है वो पार ले जाओ आप जो है सामने वाले में इक्वल टू के आगे। तो यहाँ पे नंबर बाय 2 प्लस 50 इज इक्वल टू नंबर, नंबर बाय 2 इज इक्वल टू 50, और नंबर इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे 5 हो चुका है थोड़ी जल्दबाजी में, तो इस चीज को जो है देख लीजिएगा। उसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है 4832 5832। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। डिफरेंस जो है 1008 का मिलेगा, यहाँ पे भी 1008 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी जो है 1008 का डिफरेंस है, और इसके आगे जो है 1008 जोड़ लीजिएगा, आपको करेक्ट आंसर 8864 जो है वो बन जाएगा। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। फिर से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन में, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड
ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, यानी कि वो बेटा है किसका, मेरी मदर का इकलौते बेटे का बेटा है। तो जो बताना है कि सुरेश जो है वो किससे रिलेट करेंगे, तो सुरेश जो है वो उसके फादर होंगे उस लड़के के, क्योंकि लड़का जो है सुरेश जो है वो कह रहा है कि ये जो लड़का है ये मेरी माँ के इकलौते लड़के का लड़का है। तो माँ का इकलौता लड़का सुरेश जो है वो खुद हो गया, और उसका जो है आगे लड़का जो है वो सुरेश का लड़का होगा। तो फादर जो है सुरेश जो है वो फादर रहेगा उस बॉय का। उस तरह से क्वेश्चन नंबर, अब जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, 20 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, ह्यून टसंग विजिटेड कश्मीर इन, बहुत ज्यादा जेकेएसएसबी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो 7th सेंचुरी में जो है बेसिकली 629 एडी में किया गया था, उसको 7th सेंचुरी जो है वो लिखा जाता है। तो 7th सेंचुरी में जो है वो ह्यून टसंग जो है कश्मीर में विजिट किया था इन्होंने, चाइनीज पिलग्रिम थे। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ जे&के स्टेट। तो जे&के स्टेट के जो फाउंडर थे वो थे महाराजा गुलाब सिंह। उस तरह से थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जे&के हाई कोर्ट। तो लाला कन्वर सेन जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। ये आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली डूम्ड मस्क्यू इन कश्मीर। तो डूम्ड मस्क्यू बतानी है आपको कश्मीर में कौन सी है, तो ये रहेगा हजरत बल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज कैश क्रॉप इन जे&के। तो इन चार ऑप्शन से आपको बतानी है कैश क्रॉप जो है जे&के कौन सी है, मेज नहीं है, ऑयल सीड नहीं है, बैरले नहीं है, तो सैफरन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, हु हैज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग, देखिए ये जो क्वेश्चन है जो आपको करंट अफेयर से पूछा गया कि एक्टिंग चेयरपर्सन जो है एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कौन है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा पीसी पंत। उसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, एज पर द सेरो सर्वे कंडक्टेड बाय सीएसआईआर द रेकरेंस ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक इन मार्च इज ड्यू टू द, ये भी आपको करंट अफेयर से पूछा गया। तो रेकरेंस जो है कोरोना वायरस की वो आउटब्रेक क्यों हुई है, तो वो हुई है एंटीबॉडीज के होते, जो रिसर्च में जो है बताया गया है सीएसआईआर द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार। तो म्यांमार जो है वो माफ कीजिए अंडमान के जो है वो बिल्कुल जो है क्लोजेस्ट है, निकोबार के नहीं, सिर्फ अंडमान के। और अगर बात करें बांग्लादेश वो नहीं है, श्रीलंका जो है वो अंडमान के नहीं है, और पाकिस्तान भी जो है वो नहीं है बिकॉज वो नॉर्थ में है। उस तरह से आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, तो K2 जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक रहेगी। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफी ज्यादा कैंडिडेट्स जो है डिस्कस कर रहे थे कि कंचनजुंगा K2 एटसेट्रा एटसेट्रा, बट एज पर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लें तो K2 मिलेगा, अगर आप गूगल सर्च कर लें तो K2 मिलेगा। कंचनजुंगा है जो वर्ल्ड की 3rd नंबर है, बट K2 जो है वो इंडिया की 1st नंबर बताई गई है। उसी की तरह से अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, वो was the first लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर बात की जाए तो जीसी मुर्मू जो थे वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और उसके बाद जो है अभी आप देख पाए अभी करंटली जो हमारे एलजी हैं वो रहेंगे मनोज सिन्हा। और सत्यपाल मलिक की अगर बात की जाए तो लास्ट गवर्नर जो थे वो सत्यपाल मलिक थे, और यहाँ पे अभी फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जीसी मुर्मू रहेंगे। उसके साथ में अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ जे&के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो 2018 में जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड द्वारा जो है क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट असिस्टेंट पोस्ट के लिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कौन चेयरपर्सन था, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा गिरधारी लाल डोगरा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हैविंग 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्लांट जो है पावर प्लांट जो है वो सिंध रिवर में चल रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर की रिवर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, गुलमार्ग इज कश्मीर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट। तो गुलमार्ग जो है कश्मीर का जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर रिजॉर्ट है, इट इज फेमसली नोन एज, इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिडोज ऑफ फ्लावर्स। और यहाँ पे गोल्फ सिटी जो है वो नहीं कहा जाता बिकॉज यहाँ पे गोल्फ का काफी ज्यादा जो है ग्राउंड है एशिया का बहुत बड़ा ग्राउंड जो है वो गुलमार्ग में है, बट मेडोज ऑफ फ्लावर जो है वो गुलमार्ग को कहा जाता है एज पर टूरिस्ट रिजॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली। चिल्का लेक आंध्र प्रदेश में नहीं है, और वेम्बंत लेक जो है वो भी तमिलनाडु में नहीं है, पेरिचू लेक जो है वो तिब्बत में है, और लोनर लेक जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली मेड 17th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। 18th बन चुकी है, बट 17th की अगर बात करें तो मेट्रो रेल जो है वो कोलकाता की वो 17th जोन है इंडियन रेलवे की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद, तो रेनफॉल जो है इंडिया की वो एसोसिएट नहीं होती एंटी साइक्लोन्स की वजह से, ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर। डांडिया इज द पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट। तो डांडिया जो है वो गुजरात का पॉपुलर डांस है। अगर आप बात करें टीवी चैनल्स की तो बहुत जगह आप डांडिया डांस देखते हो, तो उनके कपड़े भी जो है आप देख पा रहे हैं स्कल टाइप होते हैं, तो डांडिया जो है वो डांस जो है वो पॉपुलर डांस है गुजरात का। क्योंकि पंजाब की बात करें तो वहां पे भांगड़ा है, जे&के का अपना है, और महाराष्ट्र में भी जो है वो अपना है अलग से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, ऑन विच डेट आर्टिकल 370 अबॉलिश्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है कब अबॉलिश किया गया था, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा बी 5 अगस्त 2019 को।
Which section in Jammu Kashmir Union Territory imposed immediately after abolishing of Article 370? 370 के हटने के बाद कौन सी सेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में इम्पोज कर दी गई थी सबसे पहले? तो वो सेक्शन रहेगी 144। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, विच सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कॉल्ड एज मिनी कश्मीर? तो मिनी कश्मीर जो है कौन सी सिटी है जम्मू कश्मीर की जिसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा भद्रवा। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मॉक टेस्ट जो है आप देख पा रहे हैं 48 मिनट में जो है कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो आप सभी भी कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट जो है वो वीकली चलता रहेगा, सैटरडे में भी जो है आपका स्किल टेस्ट चलेगा। तो जितने भी जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे फॉलो कर सकते हैं हमें। तो वहां पे डेफिनेटली जो है हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है आपके स्किल टेस्ट और मॉक टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे वीकली चलते रहेंगे, और एग्जाम से थोड़ी देर पहले जो है एज पर शेड्यूल उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो जो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।